चलिए बच्चों, तो अब शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 फोर्स में। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, अब हम एक फ्रिक्शन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फ्रिक्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चन मिक्स करके आएगा। तो फ्रिक्शन, तो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इस तरह से समझिए कि फ्रिक्शन आपका, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा या नहीं अभी पढ़ा है तो आप ये कह सकते हैं फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में मोशन को अपोज नहीं करता, ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा हाथ इस तरह से ये रखा हुआ है और ये भी हाथ रखा हुआ है, अगर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन अगर ये वाला हाथ मेरा नीचे वाला आगे जाने लगे तो ये वाला जो ऊपर वाला है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो हमें क्या याद रखना है इसको? देखो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है आपको, इट अपोजेस relative motion between two objects when they are in contact। ठीक, दूसरी बात क्या याद रखना है, it is acted opposite to the relative motion। अब देखिए समझना, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, दिस इज आवर ग्राउंड। अगर ये हमारे पास ग्राउंड है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर मैं इसको आगे मूव कर रहा हूं, यानी इधर मैंने मोशन कर दिया इसका, अगर मैंने मोशन कर दिया तो ये आगे जाने लगेगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, यहीं पर रुका रहेगा, क्योंकि ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं। तो क्या होगा कि इस वाली बॉडी पे फ्रिक्शन जो होगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। दिस इज योर फ्रिक्शन। तो हमें यही ध्यान रखना है कि रिलेटिव मोशन कहां हो रहा है, यहां पे क्या होने लगेगा, रिलेटिव मोशन। अगर यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है तो क्या मतलब हुआ, रिलेटिव मोशन। अगर यहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन इसके लिए किधर है, इधर की तरफ। तो इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ। ग्राउंड पे क्या होगा, ग्राउंड पे इधर की तरफ लगने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है तो इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पे अगर हम दोनों को ही सिस्टम मान लेंगे तो ये और ये फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अभी हमें ये समझना है। ठीक, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, it is necessary force for motion। ठीक है, जबकि ये हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक होती है कि हमारे शूज को बेकार कर देती है, टायर्स को वियर एंड टियर करती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। दूसरी चीज, it is minimize by using, क्या यूज करते हैं, by using ऑयल, ग्रीस, बॉल बियरिंग, etc। इनका हम लोग यूज करते हैं। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब इसमें एक और चीज को समझते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वैसे आपसे इसमें ज्यादा कुछ करेगा नहीं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी नॉट मूव। क्या होता है, बॉडी नॉट मूव। ठीक है, बॉडी मूव नहीं करती। दूसरा होता है हमारे पास,
ठीक है। एंड दूसरी बात क्या याद रखनी है, इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इससे ज्यादा कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले लिमिटिंग से पहले एक चीज, लिमिटिंग से पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी मूव कर रही होती है, व्हेन बॉडी इज मूव, व्हेन बॉडी इज मूव ऑन द सरफेस। और क्या याद रखना है, इट इज कांस्टेंट। ये क्या होती है, कांस्टेंट होगी। एक और होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, बॉडी इज नॉट मूव, ठीक, बट बॉडी मूव तो नहीं करेगी, बट क्या होगा, इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसी फ्रिक्शन होती है, वेरिएबल। अब एक और होता है हमारे पास रोलिंग। तो रोलिंग तो तब होता है जब कोई पहिया कैसा होगा, गोल, तब आपका रोलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये अपोजिट रहेंगे और ये इस तरह से। अब देखिए, अगर हम ये बोले आपसे क्वेश्चन, ड्यू टू a man is move या walk, a man is walk on the ground due to which friction, due to which friction, A static friction, B kinetic friction, C rolling friction, D none of these। बताइए क्या आंसरिंग करेंगे आप लोग। कह रहा है एक पर्सन अगर मूव कर रहा है सरफेस पे तो कौन से फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा होगा, ठीक, ये हमें समझना है। बताइए कौन सा काम कर रहा होगा। तो देखिए, जब इंसान ग्राउंड पे चलता है, ध्यान से देखना, जब आप मान लीजिए ये आपका सरफेस है जिस पे हमें चलना है, तो हम इस तरह से खड़े होंगे। तो जब हमें चलना है तो हम ऐसे चलेंगे, ये चले और फिर ये चले। जब आप देखो, जब आप ऐसे खड़े हैं तो आप इससे चल रहे हैं ऐसे, तो ये यहां पे जब आके आप पैर को अपना रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये तो बोलेंगे स्टैटिक। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या है, स्टैटिक, फिर स्टैटिक, फिर स्टैटिक, फिर स्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान चलता है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से हम लोग चलते हैं। चलते तो फ्रिक्शन की वजह से हैं, लेकिन फ्रिक्शन में भी कैटेगराइज किया गया। तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा और चीजें। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं। तो ये मिटा दें, चलिए इसको रब कर लेते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के लिए बोलें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, अब देखो इसकी थोड़े आसान होता है, इसको देख लेते हैं। पहली चीज तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन
लॉ, ये हम कहते हैं। दूसरी क्या होती है? दूसरा क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्टेड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या होता है ये? दो डिफरेंट बॉडीज पे काम करेगा। कैसे? समझो। देखो, अगर ये मेरे पास एक वॉल है, क्या है? ये हमारे पास एक वॉल है इस तरह से, ठीक, ये हमारे पास एक वॉल है। ये एक वॉल है। अब एक इंसान मान लीजिए यहां पर ऐसे खड़ा हुआ है। अब उसने क्या करा? इसको ऐसे पुश किया, ऐसे इसको क्या किया? पुश। यानी इसने एक तरह से पी मान लेते हैं, एफ पी। तो ये जो एफ पी है इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्शन। दिस इज द फोर्स ड्यू टू पी। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक्शन। अगर ये एक्शन है तो न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर ये एक्शन है तो ये वाली जो वॉल है वो इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? एक फोर्स। एफ ऑफ डब्ल्यू मैंने बोल दिया, ये वॉल मैंने मान लिया, और इसको हमने पर्सन कह दिया जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हम क्या बोलेंगे? तो एफ डब्ल्यू क्या कहलाएगा? तो एफ डब्ल्यू हमारा कहलाएगा क्या? रिएक्शन। क्या कहलाएगा? रिएक्शन। तो इसमें ये देखा गया कि एफ पी का जो मैग्नीट्यूड होता है और एफ डब्ल्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर। तो क्या कहता है ये लो? क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप इस तरह से करेंगे तो ये हमेशा इस तरह से होगा। अब देखिए जरा और समझते हैं। जैसे हम लोग ये बोलें कि भाई, एक और एग्जाम्पल अगर समझें, एक तो ये समझ में आ रहा है, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो, अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अगर एक्शन है और रिएक्शन नहीं है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्शन। एक्शन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप हवा में अपने हाथ को ऐसे मूव करें और बीच में कोई ना आए तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई एक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नो मीनिंग ऑफ एक्शन विदाउट रिएक्शन। विदाउट रिएक्शन। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब देखो, एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक, और यहां पर एक बॉल है हमारे पास, दिस इज अवर बॉल। अब आप अच्छे से जानते हो कि इसको कौन खींचता है? अर्थ खींच रही होती है। इसको कौन खींच रही है? अर्थ खींच रही है अपनी तरफ। तो क्या होता है कि अर्थ को भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये खींचेगा। यानी F1 क्या है? फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ। ठीक है, और F2 क्या कहलाएगा? तो F2 क्या कहते हैं? फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मास। ठीक है, ये वाला जो मास है इसकी वजह से। लेकिन आप देखेंगे इसमें आपको एक्सेलरेशन ऑब्जर्व होता है, इसमें एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन इस तरह से हम करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। और देखिए, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा, कौन कौन से काम, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पे काम करती हैं? देखो, पहली चीज, पर्सन
वॉक ऑन द ग्राउंड। ये क्या है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तीसरा, रॉकेट प्रोपल्जन, रॉकेट प्रोपल्जन, रॉकेट लॉन्चिंग आप कह सकते हैं। और क्या है? मूवमेंट ऑफ क्या? हॉर्स पाइप। नेक्स्ट, बुलक, ठीक है, बुलक कार्ट पुल बाय हॉर्स। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें याद रख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, और समझे आप इसमें? तो देखिए, तो ये बात तो हमें समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसमें अपने नॉलेज को एनहांस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। देखिए, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक ट्रेन वाली प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसमें कुछ वैगन्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये देखा जा सकता है कि आपके पास कनेक्टेड बॉडी सिस्टम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल कराऊंगा, इवन कि मैं तुम्हें लिफ्ट प्रॉब्लम तक ले जाऊंगा, ठीक है। बस कंसंट्रेशन रखना, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझना पहले। तो देखो, अगर हम बोलें तो हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। अगर आप इसको 11th में देखोगे, जब जाओगे, तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। इस नाम से पढ़ते हो वहां पे। कनेक्टेड बॉडी सिस्टम नहीं पढ़ते, वहां पे हम पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। लेकिन हम यहां पे किससे पढ़ेंगे? कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। तो देखिए, मैं तुम्हें क्लास 1 करा रहा हूं, इसका फर्स्ट क्लास, यानी ए। ये 2-3 तरीके होते हैं, इन्हीं में से कोई एक सवाल तुम्हें मिलेगा। मैं इसका शॉर्टकट तुम्हें सिखाऊंगा। पहले एक तरीका समझेंगे। जैसे मैंने तुमसे बोला टू बॉडी सिस्टम। हर चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसमें। देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं, अभी तो मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम चिपका के रखेंगे हम इस पे, ठीक है, देखते रहना। अगर मैंने तुमसे ये बोला कि ये एक बॉडी है मेरे पास और ये एक बॉडी है मेरे पास, ठीक। अच्छा, यहां पे अभी हम फ्रिक्शन क्या मान के चल रहे हैं? 0। फ्रिक्शन को हम स्मॉल f से दिखाएंगे। फ्रिक्शन नहीं है, अगर होगा तो देख लेंगे कैसे करना है। ये बॉडी A मान लेते हैं, ये बॉडी B मान लेते हैं, इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं। और हमने माना कि हमने इस पे फोर्स कितना लगाया? F। इसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जो भी कुछ करती है, कौन करती है? एक्सटर्नल फोर्स। अब तुमसे इसमें 2 बातें पूछेगा। पहला पूछेगा इसका एक्सेलरेशन बता दो। दूसरा तुमसे पूछेगा कि बॉडी A ने बॉडी B पर कितना फोर्स लगाया, या बॉडी B ने बॉडी A पर कितना फोर्स लगाया। तो जितना ये दोनों आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे, वही इनका एक्शन रिएक्शन होगा। अब ध्यान से सुनना। अब देखो, इसको मैं तुम्हें पहले एनालिसिस कर रहा हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट से ही हम काम करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए, पहले इसको एक को समझ लेते हैं पहले पूरी तरह से, और तुम्हें समझाऊंगा भी कि वो कैसे खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो, अगर इसकी हम बात करें, अगर मैं बॉडी A की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। बॉडी A की अगर मैं बात करूं तो समझना, तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी A पर क्या हो रहा है। तो देखो, अच्छा, हम ये मान के चलेंगे कि ये सिस्टम पूरा इधर की तरफ A एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। ये हमें निकालना भी है। तो हमने ये मान लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि जिधर ज्यादा फोर्स, जिधर से फोर्स लगती है उधर ही उसी की डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये है। अब ये बताओ, अगर इधर से फोर्स मेरी F लग रही है और ये मास m1 है, तो अब क्या होगा? तो आप ये बोलेंगे जब इसको धक्का मिलेगा तो क्या होगा? ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। कितना? F' हमने ले लिया। भाई, अगर हम इसको धक्का मार रहे हैं तो ये भी तो m2 पे धक्का देगा कि नहीं? अगर ये m2 पे धक्का दे रहा है तो अब बताओ क्या होगा? तो जब ये m2 पे धक्का दे रहा है तो क्या होगा? तो अगर ये m2 पे धक्का दे रहा है तो होगा ये कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो ये हमारी बॉडी है ये तो m1 ने m2 पे धक्का मारा है, तो m2 क्या करेगा? m1 पे एक रिएक्शन फोर्स देगा सेम मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अगर हम A की बात करें तो बताओ A पे कितना फोर्स लग रहा है? तो ये वाला जो फोर्स है ना, वो A ने किस पे लगाया है? m2 पे लगाया, अपने ऊपर नहीं लगाया। तो ये m2 पर लगाया, ये m2 ने A पे लगाया है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, F'। और ये कितना तेज जा रहा है बताओ? इधर की तरफ A से जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, इसमें नेट फोर्स कितनी लग रही है? तो आपने बोला इधर जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। तो F नेट कैसे लिखोगे? F माइनस F', क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। इजिकल टू कितना होना चाहिए? m1 इंटू A। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हमें निकालना है बॉडी B का एनालिसिस। तो देखो, अगर हम बॉडी B की बात करें
बॉडी बी। देखो अगर हम बॉडी बी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी बी पे कुछ नहीं हो रहा है, ये बी बॉडी है, m2 मास की है, तो इस पे एक ही फोर्स लग रही है, F डैश लग रही है कि नहीं, और ये कितना तेज जा रहा है, A से, क्योंकि कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में ये ध्यान रखिएगा हर बॉडी सेम एक्सेलरेशन से ही चलती है, ठीक है। तो ये आप देखो, बताओ कैसे चलेगा ये बताओ, तो हम लिखेंगे F डैश इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी अगर हम F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू m1 इंटू ए और F डैश इज इक्वल टू m2 इंटू ए कर दें और जोड़ दें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो F और यहां क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो व्हाट इज ए, व्हाट इज ए इज हियर, तो ए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। ये बात समझ में आया। अब तुमसे पूछेगा बॉडी ए ने बॉडी बी पे कितना फोर्स लगाया ये बताओ, तो आप अगर ये बोलें कि बॉडी ए ने बॉडी बी पे या बॉडी बी ने बॉडी ए पर, तो F डैश ही है, तो कितना बोलते हैं इसको बताओ, कितना बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप यही तो बोलोगे कि m, अब देखो F डैश निकालना है तो मान लो कहां गया F डैश, F डैश इज इक्वल टू m2 इंटू ए, तो क्या था m2 इंटू ए, तो क्या लिख देंगे बताओ, m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 बोल देंगे कि नहीं। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स निकल के आ गए, तो ये हमने इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी पता कर लिया कि नहीं। अब जरा सुनना और ध्यान से। अब चलो ये तो मैंने तुम्हें, अच्छा अगर एक हम बात और करें इसमें, देखो अगर मैं तुम्हें एक तरीका और समझाऊं, अगर ये समझ में आ रहा है, यही शॉर्टकट है अब जो तुम करने जा रहे हो, देखो क्या है समझना। तो इसमें एक तरीका क्या करने का कि मेरे पास ये दोनों मास थे, क्या क्या थे, देखो एक मेरे पास है मास m1 और एक मेरे पास है मास m2। ओके, मैंने इसको एक फोर्स लगाया इधर F से और ये इधर चलने लगा मान लीजिए A से। अब अगर मैं इसको पूरे को एक मास ही कंसीडर कर लूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, फिर यहां पे जो एक्शन रिएक्शन हो रहा था, यानी इधर F डैश लग रहा था इधर F लग रहा था, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। देखो कहां कैंसिल हो रहे हैं, ये हो तो रहे, एक माइनस की तरफ चला गया और एक प्लस की तरफ आ गया, तो ये दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब मैं इसको इस तरह से प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक बॉडी है जिसका मास m1 प्लस m2 है, तो बताओ इधर कितना लगेगा F, और कितना तेज जा रहा है A से, तो अब निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, A इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन m1 प्लस m2, खत्म, आ गया, आया कि नहीं, देखो वही आंसर आ रहा है। अब दूसरी चीज, अब तुम्हें ये निकालना है यहां पे F डैश जो था वो कितना था, ये हमें निकालना है। तो देखो F डैश को निकालने का एक तरीका होता है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। F डैश को निकालने का तरीका ये है कि सिस्टम पे नेट फोर्स निकाल लो पहले, तो क्या निकाल लो, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स तो यही है क्योंकि इधर से तो जीरो लग रही है, जिधर से नेट फोर्स निकाला गया है, जिधर से नेट फोर्स निकाला है, यानी जिधर से नेट फोर्स आ रही है उधर से मास को छुपा दो। तो बताओ यहां पे निकाला है ना हमें F डैश, तो इधर से मास छुपा लो, कितना दिखाई दे रहा है, m2। तो जो मास तुम्हें अब दिखाई देगा उसको ही एक्सेलरेशन से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो बताओ F डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, खत्म, आ गया। ये लो, आया समझ में बात, ये शॉर्टकट हो गया तुम्हारे लिए, ये क्या हो गया, शॉर्टकट है। अब देखो इसी को हम 3 बॉडी पे, 4 बॉडी पे, 5 बॉडी पे, 6 बॉडी पे, कितने पे भी फ्रीक्वेंटली लगा सकते हैं, ठीक है। करो इसको जल्दी से, फिर हम बात करते हैं इसमें 3 बॉडी सिस्टम, और मैं तुम्हें शॉर्टकट से ही लेके चलूंगा अब, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो हम बात करने जा रहे हैं 3 बॉडी सिस्टम, मतलब इसी का 3 बॉडी सिस्टम देख रहे हैं, फिर आप समझ जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो करें आगे, चलिए देखिए अब, ओके डन, ठीक, आगे बढ़े। ओके देखो, अब अगर हम बोलें कि हमारे पास 3 बॉडी सिस्टम, तो 3 बॉडी सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम 3 बॉडी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम ये मान लें कि हमारे पास यहां पे 3 बॉडी सिस्टम इस तरह से है। ये बॉडी 1 हो गया, यानी A मान लेते हैं, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है और ये बॉडी C है। इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है और इसका मास मान लीजिए m3 है, और मैंने इधर से एक फोर्स लगा दिया इस पे F। अब आपको ये बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैंने क्या बोला तुमसे कि इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स निकाल लो, तो नेट फोर्स तो अभी F ही है, इधर से कोई फोर्स नहीं लग रही, यहां फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है। तो अगर F है तो अब बताओ यहां पे क्या करेंगे, तो हम तीनों मासेस को ऐड कर देते हैं, तीनों मासेस को क्या कर देंगे, ऐड कर दिया, चलिए ठीक है। अब तुमसे कहा गया F डैश निकालो, मान लो यहां पे F डैश फोर्स लग रहा है ऐसे और ऐसे,
तो यहां पे क्या लगेगा, एफ डबल डैश लग रहा होगा और यहां पे एफ डबल डैश लग रहा होगा। तो अब तुमसे पूछा जाए एफ डैश बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं इनको, तो यहां पे एफ डैश बताओ कितना है। तो मैंने क्या बताया, नेट फोर्स से मास छुपा लो, कितना बच रहा है, m2 प्लस m3। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, m2 प्लस m3 और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके। अब अगर हम एफ डबल डैश निकालें तो बताओ कितना आएगा, तो ये छुपा लो पूरा, तो कितना आ रहा है m3। तो क्या कर दोगे, m3 इंटू ए, खत्म। बस इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा तुमसे, डन। बस अब 4 बॉडी हो 5 बॉडी हो, अब तो सिनेरियो समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है। चलो अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराता हूं इस पे, ठीक है। देखिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग और तुम्हारे कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि यहां पर मेरे पास इस तरह से ये फोर्सेस हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। ये है मान लीजिए, ये देखिए, ये मान लेते हैं हम लोग 4 kg है, ये हम मान लेते हैं 9 kg है और ये हम मान लेते हैं 7 kg है, ठीक है। अब देखो सारे मासेस अलग अलग है और मैंने तुमसे बोला कि इधर से जो मेरा फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए 100 न्यूटन है। कितना है बोलो, 100 न्यूटन। और इधर से जो मेरा फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए 20 न्यूटन का है। आपसे कहा गया एक्सेलरेशन बताइए और ये बताइए कि इनकी कांटेक्ट फोर्स कितनी है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि 4 kg 9 kg पे कितना लगा रहा है और 9 kg 7 kg पे कितना लगा रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। करें तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ नेट। तो पहले एफ नेट निकाल लो। तो देखो एफ नेट कितना है, समझने की कोशिश करना। तो इधर से 100 हो गया और इधर से कितना हो गया 20, तो कितना आ रहा है 80। मतलब इसमें नेट फोर्स जो है वो कितनी लग रही है, 80 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये वाली फोर्स हम यहां पे शो कर सकते हैं, कितनी, 80 न्यूटन। तो अब ये भी खत्म हो गई और ये भी खत्म हो गई क्योंकि हमने नेट फोर्स निकाल ली। अब बताओ इधर की तरफ, अब ऑब्वियसली बात है इधर ही चलेगा। अगर ये इधर चल रहा है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलेंगे सर एफ नेट अपॉन सम ऑफ द ऑल मासेस। तो कितना आएगा, देखो 4 प्लस 9 13 प्लस 7 20 हो गया। तो ये 20 आ गया, तो कितना आ रहा है बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं, देखो कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी सवाल होते हैं। आया समझ में। अब क्या है दूसरी चीज, अगर तुमसे बोले कि यहां पे एक फोर्स लग रहा है F1, ये बताओ हमें, F1 बताओ। तो अगर हम F1 की बात करें, ठीक है, तो F1 की बात करें तो मैंने क्या बोला, जिधर से नेट फोर्स लगती है, तो छुपा लो इसको, कितना बचा 16 बचा ना, 9 प्लस 7 और किससे मल्टीप्लाई कर दो 4, तो कितना आ गया बताओ 16 इंटू 4 यानी 64 न्यूटन आ गया। अब क्या था F2, तो अगर हम F2 की बात करें, यानी यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं F2, तो ये छुपा लो पूरा, तो कितना आ रहा है 7, तो कितना लिखोगे 7 इंटू 4 दैट शुड बी 28 न्यूटन। खत्म। आया समझ में नहीं, तो ये आपको मिल जाएगा। तुमसे ये भी कह सकता है कि F1 और F2 का रेशियो बता दो। क्या पूछ सकता है तुमसे, F1 और F2 का रेशियो। तो देखो अगर मैं F1 और F2 का रेशियो पूछूं तुमसे तो तुम क्या लिखोगे, तो F1 कितना है, देखो F1 कितना आया है, तो आप लिखेंगे 9 प्लस 7 इंटू 4 इस टू, और यहां पे कितना आ रहा है F2 7 इंटू 4, तो क्या लिखोगे तुम लिखोगे 16 इंटू 7। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि F1 इस टू F2 जो कुछ नहीं, क्या था यहां पे बताओ, इन दोनों के मास का सम फिर इसका मास, यानी M2 प्लस M3 और इस टू M3। खत्म, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, करिए। चलिए बच्चों, हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए एक सवाल अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया, ये तुमसे कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस acted by body B, body A on body B and body B on body C।
तो ये आपके पास एक ग्राफ, मतलब ये फिगर है आपके पास। ये आपके पास कुछ बॉडीज हैं इस तरह से, 1 2 3, ठीक। और क्या है, यहां पे एक फोर्स लगाई गई है F, इस बॉडी का नाम A है, इस बॉडी का नाम B है और इस बॉडी का नाम C है। इसका मास M है, इसका मास M है और इसका मास M है। A ऑप्शन है आपके पास 1:2, B ऑप्शन है आपके पास 2:1, C ऑप्शन है 1:1, D ऑप्शन है आपके पास 1:3। बताइए। बताइए कैसे निकालेंगे इसे, ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो हाउ वी कैन डू दिस, देखें, चलिए देखें। तो अभी आपसे क्या कह रहे हैं कि बॉडी ए ऑन बॉडी बी, तो हम ये मान सकते हैं कि बॉडी ए ने बॉडी बी पे यहां पे एक फोर्स लगाया है F1, ठीक, F1, और बॉडी बी ने बॉडी सी पे कितना लगाया होगा, F2 लगाया होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर ये लग रहा है तो हम लोग क्या बोले कि ठीक है, अगर ये इस तरह का सिनेरियो है तो बताओ F1 क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है F1 अपॉन F2, तो तुम्हें क्या बताया मैंने अभी, तो मैंने बताया F1 के आगे कितने मासेस हैं, 2m, दोनों को जोड़ दो। F2 के आगे कितना मास है, m, तो ये काट दो, कितना आ रहा है 2:1, तो विच वन इज करेक्ट, B इज द राइट आंसर। खत्म, बस इतना ही करना होगा। समझ गए अब बात को, आगे चलें। चलिए देखिए और क्या करना है हम लोगों को। अब मैं तुम्हें टाइप 2 दिखा रहा हूं, देखो टाइप 2 में क्या होगा समझना। अगर टाइप 2 की हम बात करें, ठीक है, देखो अब हमें इस तरह का कनेक्टेड बॉडी सिस्टम देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मास है, ठीक, और यहां पे एक सरफेस है, ये फ्रिक्शन 0 मान लेते हैं, दिस इज फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन नहीं है अभी। और यहां पर मान लीजिए एक धागा ऐसे बंधा हुआ है, जैसे आप बच्चे को देखते हैं खिलौना जब खींचता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, इस खिलौने को इधर की तरफ, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, आपने देखा होगा कि अगर धागा बहुत स्लैग्ड होता है तो अगर आप खींचने तो वो स्लैगिंग खत्म करेगा, यानी उसमें जो कर्व आ रहा है उसको खत्म करेगा। जब वो स्ट्रेच हो जाता है इस तरह से, तब आप फोर्स लगाते हैं तो वो खींचना शुरू करेगा। तो अगर आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं F, कितना फोर्स लगाते हैं F, इधर आप कोई खींच रहा है इसे, तो क्या होता है कि जब इसको खींचता है तो अब जाहिर सी बात, अगर इसको चलना है, टूटना नहीं है, तो यहां पे भी फोर्स कितना होना चाहिए F, और यहां पे भी फोर्स कितना होना चाहिए F, तो यहां पे भी कितना फोर्स लगता है, F ही फोर्स लगेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इधर F4 से खींचा जाए तो ये इधर की तरफ कितना तेज चलने लगेगा, एक एक्सेलरेशन A से, और इसका मास अगर m है तो इस पे कितना फोर्स लगाया गया होगा, F ही फोर्स लगाया होगा। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, m इंटू A, तो यहां से हम A निकाल सकते हैं, F बाई m। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, अगर हम इसको स्ट्रिंग कह देते हैं, स्ट्रिंग मतलब ऐसा धागा जो टूटे ना और खींचे भी ना, तो इसमें ये जो फोर्स बिल्डअप होती है, ये तो आप खींच रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स, और इसमें ये जो फोर्स बिल्डअप होती है ये वाली, ठीक है, ये F डैश जो हो रही है, इसको मैं F डैश अगर बोल देता हूं तो F डैश जो है वो F के ही बराबर होती है। तो ये जो F डैश है इसको हम कभी कभी कहने लगते हैं टेंशन। क्या कहने लगते हैं, टेंशन, इंटरनल फोर्स होती है ये, और ये T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T। अब मैं तुम्हें दो बॉडी के बारे में डिस्कस कराता हूं। देखो अगर मान लीजिए मेरे पास ये इस तरह से दो बॉडी है, समझना, ये मेरे पास अगर दो बॉडी हैं, मान लीजिए एक बॉडी ये है मेरे पास m2 मास की, और मैंने ऐसे धागा बांधा, स्ट्रेट हमने माना है इसमें, और एक और ये बॉडी है जिसका मास है m1, और मैंने इसको इधर एक फोर्स लगा दी F। क्या लगा दी, फोर्स F। इसका नाम मान लो B है और इसका नाम A है। आपसे पूछेगा कि इनका क्या बताइए, आप इनका क्या बताइए, पहली चीज पूछेगा इसका एक्सेलरेशन बताओ, फिर ये पूछेगा कि B पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, तो समझते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, अरे यार
देखिए जब हम इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं तो हमने मान लिया कि ठीक है ये इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब क्या होगा, देखो अब पॉइंट मार्क करेंगे, तो यहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहां पे पॉइंट मार्क करेंगे। तुमसे कह रहा है कि यहां पे टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये बताइए। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब दो धागे होते हैं, यानी ये सॉरी एक धागा होता है, इसके बीच में दोनों तरफ मास लगाओ, तो यहां पे टेंशन हर जगह क्या रहेगी, सेम, या इंटरनल फोर्स क्या रहेगी, सेम। तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, तो याद रखना डॉट जहां पे कनेक्टेड पॉइंट दिखाई दे उसी से दूर की तरफ एरो खींच देना। तो क्या लिखेंगे, टी, और इससे भी किधर खींच देंगे, दूर की तरफ, इधर, तो इधर भी क्या होगी, टी। अब बताओ, अब अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ब्लॉक ए के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इधर एफ लग रही है, इधर टी लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, एफ माइनस टी। यानी मैं यहां अगर बना दूं, ये m1 मास का ए है, इधर एक फोर्स लग रही है F और इधर एक फोर्स लग रही है T1, लेकिन जा इधर ही रहा है, तो बताओ F नेट कैसे लिखोगे, F माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। अब बताओ बॉडी बी पे क्या है, सिर्फ T लग रही है, तो क्या लिखेंगे, T इज अ फोर्स, ध्यान रखना टेंशन इज अ फोर्स, तो क्या लिखेंगे m2 इंटू ए। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो T से D वैनिश हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, F अपॉन m1 प्लस m2। अब आप बोलेंगे सर ये तो पुराना प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल। अब समझना, तो ये कहलाती हैं इंटरनल फोर्सेस। तो अगर मैं इसको पूरे को एक बॉडी ही मान लूं, इस तरह से एक बॉडी ही चूज कर लूं, तो ये दोनों तो वैनिश हो जाएंगे ना, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बताओ ये फोर्स कितने मास को खींच रही है, m1 प्लस m2, तो ये कंडीशन फिर से बिल्डअप हो रही है। तो और करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो बताओ कितना आ गया A, तो A आ गया F अपॉन m1 प्लस m2। आया कि नहीं आया, आ गया। अब तुमसे पूछेगा टेंशन बता दो, तो टेंशन में तो कुछ करना ही नहीं, तो T इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से T निकाल लो। तो बताओ अगर यहां T निकालना है तो बताओ इस पे कितना फोर्स, या इसको छुपा लो, इसको छुपा लें तो कितना मास दिखाई दे रहा है, m2। तो आप क्या लिखेंगे, m2 इंटू ए, और a तुम्हें आता है निकालना, ये रहा m। समझ गए नहीं बात। अच्छा अब देखते हैं जरा, और देखो अगर हमें कभी, ये तो दो बॉडी सिस्टम थी, अगर हमें 3 4 5 इस तरह से दे दे तो कैसे करें, समझना। तो देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया गया, समझना, ये है 1 2 और एक और दे दिया गया 3, ठीक। अभी अब यहां पे फ्रिक्शन 0 मान के चल रहे हैं, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक। इसका मास मान लेते हैं m2 m3, इसका मान लेते हैं m2 और इसका मान लेते हैं m1, और इसको हम खींच रहे हैं F फोर्स से। तो फिर वही करेगा, देखो अब ध्यान से सुनना, जब स्ट्रिंग सेम रहती है तो टेंशन भी सेम रहती है। तो यहां पे स्ट्रिंग क्या है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक सेम है, तो यहां पे हम लिखेंगे, इसे मान लेते हैं T1 और इसे मान लेते हैं T2। ये बताया ना, जहां पॉइंट होता है उससे दूर एरो बनाना है, तो यहां पे बदल जाएगी, तो यहां पे हो जाएगी T2 और यहां भी कितनी रहेगी, T2। अब मान लो कि ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो अभी क्या सिखाया तुम्हें, इस पूरे को ही एक सिस्टम मान लो। तो T2 सॉरी ये क्या है, T1, तो T1 T1 को कैंसिल करेगा, T2 T2 को कैंसिल करेगा, तो नेट क्या मिलेगा बताओ, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। आ गया। अब देखो दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे T1 निकाल के बताओ, तो T1 के लिए क्या करना है, इसको छुपा लेना। तो बताओ ये T1 आ गया, कितना मास है, m1 और m2 प्लस m3। तो क्या लिखोगे, m2 प्लस m3 इंटू ए। अब तुमसे कोई पूछे T2 बताओ, तो क्या यहां छुपा लेना, कितना बताओ, तो m3 इंटू ए। बस इतना सा कहानी होगा। समझ में आ रही है बात। चलिए अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं इसमें, ठीक है। देखो चलो यहीं लिख देता हूं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड pull a toy which has to block each of mass 1 kg and
each block wheel offer 20 Newton friction force and child apply the force to pull these blocks is, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग 5 kg का, ठीक है, इज 70 न्यूटन, ठीक है। तो ये इस तरह से है, तो ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक, और ये एक ब्लॉक हो गया। अब इसको ऐसे हमने बांध रखा है, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। अब जो चाइल्ड है ना, जो चाइल्ड है वो इसको ऐसे पकड़ के आराम से ऐसे चल रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है ऐसे करके और इधर की तरफ मूव कर रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है इनको खींचने के लिए? ये 70 न्यूटन। अब तुमसे सवाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ खींचने के लिए लगा रहा है, ध्यान रखना। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चीज है ये। अब तुमसे सवाल क्या पूछा है? पहला पूछ रहा है एक्सेलरेशन बता दो। क्या बता दो? एक्सेलरेशन। समझ लेंगे। अब इसका नाम मान लो बी ब्लॉक है और इसका नाम ए ब्लॉक है, ठीक है। चलो अब करते हैं, तो समझना जरा ध्यान से। देखो, तो एक्सेलरेशन पूछा। एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। चलो अब इसको थोड़ा सोचते हैं। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को जरा देखें तो अगर ये दो जो हमारे पास ब्लॉक हैं इस तरह से, ये दो ब्लॉक हैं हमारे पास, ये। अब एक बच्चा है जो इसको ऐसे खींचे पड़ा है, ये एक बच्चा है इस तरह से, ये खींचे पड़ा है इसको 70 न्यूटन से। तो कह रहा है ईच ब्लॉक, देखो ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, कहां गया? हाँ, ईच ब्लॉक व्हील्स ऑफर्स 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब ये कितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों मिलकर? मतलब ये पूरा 20 न्यूटन का। ये भी कितना कर रहा है? 20 न्यूटन का। अब बताओ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है? तो F नेट एक्सेलरेटिंग कितना आएगा बताओ जल्दी से। इधर कितनी फोर्स लगाई गई है? 70 न्यूटन की। अगर इधर 70 न्यूटन की फोर्स लगी तो इधर अपोज कितना जा रहा है? 40 न्यूटन का। तो क्या लिखोगे? 70 माइनस 40, दैट शुड बी 30 न्यूटन। कितना है बोलो? 30 न्यूटन आ गया। अगर ये 30 न्यूटन आ गया तो अब बताओ, उसने तुम्हें पूछा एक्सेलरेशन बताओ, तो ये 5 केजी का है, ये भी 5 केजी का है। तो बताओ ए कैसे लिखोगे? अब जाएगा तो इधर ही ना ये, तो ए कैसे लिखोगे? तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा बताओ? 10। तो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म बात। अरे समझ में आई कि नहीं? ठीक है। दूसरे पार्ट क्या पूछ रहे हैं? फोर्स ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए। तो इसका मतलब हमें यहां पे बताना है फोर्स कितना लग रहा है, ये वाला, इसको हम F मान लेते हैं। तो ये तो हमें निकालना आता है। कैसे लिखोगे? तो F इज इक्वल टू, बताओ कितना लिखोगे? मास कितना, यहां से छुपा दो, ये हटा दो इसको, तो यहां पे कितना है? 5 केजी का। कौन कितने एक्सेलरेशन से खींच रहे हैं? ये। तो कितना आ गया? 15 न्यूटन। खत्म। ये लगेगा। आइए बात समझ में कि नहीं? बनाओ इसको जल्दी से, बनाइए। इसमें एक चीज समझना, देखो आपकी जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं बच्चे और कुछ दिक्कत आती है। देखो वहां पे एक चीज उसने बोला है कि उसके अंदर मुझे डेटा याद नहीं है सही से कितना लगा रहा है, लेकिन याद रखना उसमें जो इंजन है उसमें क्वेश्चन ये कहा गया कि इंजन अप्लाइड द फोर्स, हाँ 40,000 फोर्स टू पुल द 5 वैगन्स, जो 5 वैगन है उनको खींचने के लिए। तो इंजन का मास उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसमें इंजन का मास इंक्लूड नहीं होना है क्योंकि उसने बोला है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, बच्चे ने ऐसा फोर्स लगाया। तो अगर हम इसको इंजन मान लें, ठीक है, अभी मैं करा देता हूं उसको, अगर ये इंजन मान लें हम, तो इंजन का मास इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये पूछता है कि बॉय अप्लाइड द फोर्स टू पुल द होल द सिस्टम, तो उसका मास भी कंसीडर करते हैं। वो कह रहा है सिर्फ इन्हीं दो को खींचने के लिए 70 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब इसका मास खींचने में जो फोर्स लग रहा है उसको हटाकर उसने 70 न्यूटन इसको दे रखा है, ठीक है। चलिए करिए इसको जल्दी।
तो मैं तुम्हें ट्रेन वाला और करा देता हूं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं ट्रेन वाला, मिटा दें इसको, ठीक। देखिए क्या है ट्रेन वाला प्रॉब्लम, उसमें कुछ इस तरह से है, अगर डेटा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं, एन इंजन ऑफ ए ट्रेन applied the force of 40,000 Newton to pull 5 wagons, each of mass 2000 kg. The rails is offered 5,000 Newton friction force, ठीक है, 5,000 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड देखो हर चीज को डिस्कस करते हैं। फाइंड, पहला उसने पूछा है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहला पूछा था उसने एफ नेट, और इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स बताओ, ठीक है। तो देखो समझते हैं, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि एफ नेट और एक्सेलरेटिंग फोर्स बताओ, चलो सारी बातें कर लेते हैं। दूसरा उसने पूछा था एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन। तीसरा हम ये कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय वेगन 1 वेगन 2 ऑन वेगन 3, ठीक। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय वेगन 3 ऑन वेगन 4, ठीक है। ये हमें करना है, चलो आओ करते हैं, देखते हैं। देखिए समझते हैं, देखो कुछ नहीं है यार, अगर वो कंसेप्ट तुम्हें याद है तो इसको तो एकदम आराम से बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हमसे क्या कह रहे हैं समझना, देखो अगर ये हमारे पास एक ट्रैक मान लेते हैं, ट्रैक है, ये 5 वेगन्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या है हमारा इंजन, ये इंजन है। इंजन का मास ऐसे दे रखा था उसने 8000 kg, तो इंजन का मास है। अब देखो उसने बोला क्या है, ये सब कितने कितने के हैं, ये अच्छा वेगन 1 वेगन 2 कैसे होगा, ये वेगन 1 वेगन 2 वेगन 3 वेगन 4 और वेगन 5, क्यों, क्योंकि इंजन के जस्ट पीछे वाले को वेगन 1 बोलते हैं। अब उसने क्या बोला, उसने बोला ये इंजन जो है, समझना बात को, देखो उसने बोला ये इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है कितना, 40,000 न्यूटन। कितनी लगा रहा है बोलो, 40,000 न्यूटन। किसे खींचने के लिए, तो याद रखना ये लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको खींचने के लिए, इन 5 वेगन को। अपने आप को नहीं खींचेगा, ये किसको खींचेगा, सिर्फ इन 5 वेगन को खींचेगा। खींचेगा कि नहीं, अच्छा। फ्रिक्शन ऑफर्ड कितना है, फ्रिक्शन जो ऑफर्ड हो रही है वो कितनी है, तो देखो ऑफर्ड फ्रिक्शन कितनी है, तो फ्रिक्शन कितनी है यहां पे, तो फ्रिक्शन जो ऑफर्ड हो रही है वो है 5000 न्यूटन। कितनी है बोलो, 5000 न्यूटन है। अगर 5000 न्यूटन है तो अब बताओ नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आ जाएगा। अगर हम बात करें तो पहला हमसे पूछा रहा है एफ नेट बता दो, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 40,000 तो हमने लगाया है और 5000 रोक रहा है उसको, तो कितना मिला बचाओ, बताओ कितना मिला, तो हमें मिलेगा वो 35,000 न्यूटन। चलिए साहब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है तुमसे, बी पार्ट में, बी पार्ट में पूछा रहा है एक्सेलरेशन बताओ, तो कितने मासेस हैं, कितने मासेस का है, 2000 केजी का, तो 1 2 3 4 5 यानी 10,000 हो गया। तो एक ऐसे निकालोगे एफ नेट अपॉन सम ऑफ मास, तो क्या लिख देंगे बताओ, 35,000 अपॉन 10,000, 1 2 3 1 2 3 यानी कितना आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया।
नेक्स्ट क्या कह रहा है तुमसे, फोर्स अप्लाइड बाई वेगन 2 ऑन वेगन 3, वेगन 2 ऑन वेगन 3 यहां पे निकालना है तुम्हें, यहां पे हमें निकालना है। तो कैसे बताएंगे यहां पे निकालने के लिए, तो सिंपली मैंने क्या बोला था, यहां पे अगर तुम्हें फोर्स चाहिए तो इन तीनों का मास ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है 6000 यानी फोर्स बाई वेगन 2 ऑन वेगन 3। ठीक है, वेगन 2 ऑन वेगन 3 तो कैसे लिख देंगे, बोलो 6000 इंटू 3.5। अब जो भी आएगा वो यहां लिख लेंगे। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, डी पार्ट में तुमसे कह रहा है वेगन 3 ऑन वेगन 4, वेगन 3 ऑन वेगन 4 यहां पे चाहिए हमें। चलो इसको ऐसे बोल देते हैं, F1 है और ये F2 है। तो अगर हमें F1 तो हमने निकाल लिया, अगर F2 निकालना है तो कितना लिखेंगे, देखो 2 और 2 यानी 4000 इंटू 3.5। अब निकाल लोगे यहां पे, बस ये है, कर लोगे ना अब, तो इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। डन, आगे बढ़े। बस ये थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, अगर वो ये बोल देता है कि इंजन अप्लाइड द फोर्स 40,000 टू पुल द ट्रेन, तब इंजन का मास इंक्लूड कर लेना। और सिर्फ बोलता है कि टू पुल द 5 वैगन्स, तो इंजन का मास एक्सक्लूड रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कंसेप्ट है। ठीक, चलो बनाओ। अब मैं तुम्हें एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस दिखाता हूं कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में कैसे आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बोलो रब कर दूं, ठीक, चलो तो बढ़े आगे, ठीक, रब कर रहा हूं, ओके। देखिए अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इस वाले टाइप की बात करें, देखो कौन सा टाइप हमारे पास, जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास ये रूफ है और यहां पे एक मैंने ब्लॉक ऐसे लटका दिया, कितने मास का, m मास का। अब आपसे पूछेगा इस धागे में कितना फोर्स या कितना टेंशन है, या रूफ पे कितनी टेंशन लग रही है, ये बताओ। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, तुम ये बोलोगे कि ग्रेविटी क्या चाहती है, तो ग्रेविटी चाहती है इसको नीचे ले जाना, तो कितना, तो इस पे एक फोर्स लगाएगी, कितना, अपना वेट। तो वेट कैसे लिखते हैं ये आप लोग जानते ही होंगे, तो वेट हम लिखते हैं m इंटू जी, लिखते हैं कि नहीं बताओ, तो ये आ गया m इंटू जी। अगर ये m इंटू जी आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये m इंटू जी आ गया तो अब ये बताओ, इसको तो नीचे एक फोर्स, यानी एक फोर्स ही हो गई हमारे पास, जिसको हम क्या बोलेंगे Fg, तो ये लेकर नीचे जाना चाहती है, तो क्या ये नीचे जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कोई रोक रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ रोकने वाला कौन होता है, तो ऊपर की तरफ जो रोकता है इसको वही कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन, या इसका अपना फोर्स। तो क्या लगेगा इधर की तरफ बताओ, एक टेंशन लगेगी। अब जब ये इधर फोर्स लगाएगी इस पे, तो ये भी क्या करेगा, इधर की तरफ एक टेंशन और लगा देगा। तो अगर तुमसे पूछता है कि ब्लॉक पे कितनी फोर्स है ये बता दो, तो ब्लॉक पे तो mg हो गई। अब पूछेगा यहां पे कितनी है, तो बता दो, तो ये बताओ यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 0। क्यों है 0, क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, तो कितना हो गया 0। अब ये बताओ अगर मैं क्या लिखूं, मैं ये बोलूं कि ये ज्यादा है, मान लो, तो आप क्या लिखेंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू mg, मैंने ये मान लिया कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। या चलो तुम अगर बोल रहे हो कि नीचे वाला ज्यादा मानो, तो अगर हम लिख दें कि mg, किसी को भी ज्यादा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, m इंटू ए, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन कितना है यहां पे बताओ, m इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू mg। तो बताओ जरा रूफ पे कितनी फोर्स लग रही है, तो आप बोलेंगे mg, कितनी लग रही है, mg, बात खत्म। अच्छा, अब अगर ये 2 दे दे तो, यानी 2 की बात करें तो कैसे करेंगे, समझते हैं। देखो ये बात समझ में आया। अब देखो अगर 2 दे दे, मान लो आपसे ये बोल दे कि हमारे पास ये इस तरह से है, तो सॉरी, अगर ये इस तरह से है, देखो एक ये मास है और एक और मास नीचे लटका दिया उसने, ये मान लो m2 मास है और ये मान लो m1 मास है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा टेंशंस बताइए, तो बताओ यहां पे टेंशन क्या लग रही होगी इधर की तरफ, तो हमने मान लिया T1, तो यहां भी क्या लग रही होगी T1, यानी जब तक सेम स्ट्रिंग रहती है टेंशन क्या रहती है, सेम। तो यहां पे कितनी लग रही होगी, हमने मान लिया T2, तो यहां भी कितनी लग रही होगी T2। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और फिर तुम्हें शॉर्टकट सिखाता हूं इसका कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं m1 वाले यानी इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो क्या है, तो आप ये बोले चल तो नहीं रहा ना सिस्टम, तो नेट एक्सेलरेशन क्या इतना है, 0। तो अब बताओ अगर मैं ब्लॉक m1 की बात करूं तो जरा m1 पे सोचो, तो ये m1 है, तो नीचे कितना लग रहा है बताओ, तो आप बोलेंगे m1g लग रहा है। ऊपर कितना लग रहा है बताओ,
T1 लग रहा है, ध्यान से समझते रहना, कितना लग रहा है T1। तो बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 0। इसका मतलब T1 क्या हो गया, तो आप बोलेंगे T1 हो गया m1 इंटू जी। कितना हो गया बताओ, m1 इंटू जी। हो गया कि नहीं। अब मुझे बात करना है M2 ब्लॉक के बारे में। तो M2 ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कैसे करेंगे। M2 ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, तो M2 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, तो M2 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसको ऊपर कौन रोके हुआ है, तो आप बोलेंगे T2। नीचे कौन ले जाना चाहता है, तो क्या लिखेंगे M2G। क्या लिखेंगे M2G। और कौन है इसके अलावा, तो इसके अलावा एक और चीज लग रही है जिसको आप क्या बोल रहे हैं T1 लग रही है कि नहीं, देखो ये भी नीचे लग रही है, तो क्या लिख देंगे यहां पे हम, बताओ T1। क्या लग रही है यहां पे बताओ T1। अब बताओ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस है, क्यों, क्योंकि यहां पे कितना फोर्स एक्सेलरेशन है 0। अगर ये 0 है इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है यहां पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 कितना निकाला है हमने M1G, तो बताओ T2 कितना आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे M1G प्लस M2G। तो व्हाट इज द T2, तो T2 हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 और क्या लिख देंगे G। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, तो ये निकल आया। अब देखो अगर हम 4 5 6 कितने भी ब्लॉक ले लें, मान लो अगर हम बोले तुमसे कि अगर एक और पार्ट कराता हूं मैं तुम्हें, अब देखो मैं तुम्हें अब शॉर्टकट से हम बात करेंगे, अब सिनेरियो समझना। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास अब ये इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक हैं, अब देखो मैंने कितने ले लिए, ये लो और ले लेते हैं, बहुत सारे ले लिए, ये इतने सारे मासेस ले लिए। अब बताओ इसे निकालने में इतना टाइम लग गया और वहां पे ये आ गया तुम्हारे पास, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो M5 M4 M3 M2 और M1। और तुमसे कहा गया कि यहां पे जो टेंशन है T2 और यहां पे T3 और यहां पे T4 और यहां पे T5। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करेगा तुमसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा जैसे उसने रैंडम तुमसे कह दिया कि T3 बता दो। रैंडम क्या पूछा T3, तो क्या करोगे, ऐसे करोगे क्या T3 के लिए, ऐसे नहीं करना है। देखो समझना क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचो कि जब तुमने यहां पर टेंशन के बारे में बात की है, कहां पर बात की है बोलो, यहां पर, तो तुमने क्या देखा, तो इसके नीचे जो मास था उसी को m से मल्टीप्लाई किया गया है, देखो mg। अब देखो यहां पे तुमने निकाला तो यहां भी क्या आ रहा है m1 इंटू जी, लेकिन यहां पे किया है तो कितना आ रहा है m1 प्लस m2, तो देखो कहां है ये आ रहा है। तो वही तो सिनेरियो हम यहां लगा सकते हैं। अगर यहां की हम बात करें T3, तो बताओ नीचे मास कितने हैं 3, तो क्या लिखोगे T3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। खत्म। क्या है अब बताओ, अब तो कुछ भी पूछ ले तुमसे। अब मान लो तुमसे कहे T4 जैसे पूछ ले, चलो T2 निकालो, तो T2 के लिए क्या करोगे बताओ, इस T2 के नीचे मास कितना है m2 प्लस m3 m2 प्लस m1 इंटू जी। अब बताओ तुमसे कहा जाए ये बताओ, तो सारे मास जोड़ दोगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इतना ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे लिफ्ट प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है। थैंक यू। तो इसको आप लोग कर लीजिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस रखिएगा। अब आप डेटा लेके भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए बना लीजिए इसको।